ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के प्रकार हम पढ़ रहे थे। ठीक, हम पहुंच चुके हैं आयात निर्यात के आधार पर। आयात निर्यात के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार हैं, खुली, बंद। खुली मतलब दरवाजा खुला है, जा सकते हो और आ भी सकते हो। बंद मतलब बंद, न जा सकते हो ना आ सकते हो। ठीक, तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है विदेशी व्यापार तथा निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होना। मतलब चाइना के लोग हमारे देश में आके कंपनी खोल सकेंगे और हम भी दूसरे देश में जाके कंपनी खोल सकेंगे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? ठीक, हम दूसरे देशों में जाके बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, अपना सामान निर्यात नहीं कर सकते, ना ही कोई सामान आयात कर सकते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या बोलेंगे? बंद। तो भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है दोनों में? खुली अर्थव्यवस्था। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो खुली अर्थव्यवस्था की नीति 1991 में अपनाई गई, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और इस समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, 1980 के आसपास बंद अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने कौन सी नीति अपनाई? बंद अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। ठीक, चलो लिखना शुरू करो। खुली अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, ये नोट कर लिया सबने? एक तरफ लिखो, मतलब खुली अर्थव्यवस्था में लिखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विदेशी व्यापार तथा निवेश पर कोई प्रतिबंध न हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विदेशी व्यापार तथा निवेश पर कोई प्रतिबंध न हो। दूसरा पॉइंट, आयात निर्यात होता हो। पहला पॉइंट क्या लिखें? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विदेशी व्यापार तथा निवेश पर प्रतिबंध न हो। ठीक, दूसरा लिखो, आयात निर्यात होता हो। आयात निर्यात होता हो। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखो, 1991 में खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। 1991 में खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। 1991 में खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। ब्रैकेट में लिखो, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्रियों का नाम आपको संविधान वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है, हो गया इतना। अगला, बंद अर्थव्यवस्था में लिखें, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, इसमें लिखें पहला पॉइंट, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विदेशी व्यापार तथा निवेश पर प्रतिबंध हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विदेशी व्यापार तथा निवेश पर प्रतिबंध हो। विदेशी व्यापार तथा निवेश पर प्रतिबंध हो। दूसरा पॉइंट, आयात निर्यात पर प्रतिबंध हो। दूसरा है आयात निर्यात पर प्रतिबंध हो। आयात निर्यात पर प्रतिबंध हो। तीसरा, 1980 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में, 1980 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में बंद अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। 1980 में मोरारजी देसाई
के प्रधानमंत्रित्व काल में बंद अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। 1980 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में बंद अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गए कंप्लीट। क्विक रिवीजन 2 मिनट में। पहला क्या पढ़े हैं? विकसित देशों के आधार पर, दूसरा नियंत्रण के आधार पर, तीसरा ठीक विकसित देशों के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसमें से एग्जाम में क्या आएगा? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, तीनों इंपॉर्टेंट है। आयात निर्यात के आधार पर खुली, बंद, दोनों इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मिस आयुषी, आपके लिए मैंने बात कर लिया है रिसेप्शन में, लेकिन कंडीशन ये है कि शाम के बैच में इकोनॉमी कोई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी कोई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। तो आपको ठीक लगेगा तो आप शाम को आ सकते हैं। हाँ तो ठीक है, जैसा आपका ठीक है, आपने पूछा था तो मैंने बात कर लिया है। ठीक है, तो आप आ सकते हैं। चलिए अगला, आर्थिक समृद्धि। इसका पूरा इंग्लिश नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में यहां से आता है प्रश्न, मेंस में भी 2 नंबर का पूछा जा चुका है। आर्थिक समृद्धि क्या है? आप लोग केवल आर्थिक समृद्धि बस हेडिंग देंगे, आर्थिक समृद्धि हेडिंग दीजिएगा। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। सुनीता प्रधान, सर वित्त मंत्री कौन कौन थे एक बार बताइए ना। 1991 में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उस समय वित्त मंत्री भी थे, वही वित्त मंत्री थे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनो, लिखो मत, मैं लिखाऊंगा। आर्थिक समृद्धि क्या है? नाम से काम क्लियर। समृद्धि में वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। आर्थिक अर्थ से संबंधित है, और अर्थ का मतलब होता है धन या इनकम या आमदनी। तो किसमें बढ़ोतरी होना आर्थिक समृद्धि है? इनकम या धन में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि। अब किसके इनकम में वृद्धि होगी भाई? किसी व्यक्ति के इनकम में वृद्धि होगी, या फिर सरकार के इनकम में वृद्धि होगी। व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। सरकार का इनकम बढ़ता है तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, जीडीपी। ये सब सुने? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय में, राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि कहलाता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए है, फिर वो 2 लाख रुपए हो गई, 10 लाख रुपए हो गई, 20 लाख रुपए हो गई। इसका मतलब हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है? आर्थिक समृद्धि हो रहा है। वैसे जीडीपी बढ़ेगा, सरकार देश का जीडीपी बढ़ता है ना, 48 लाख करोड़ रुपए, 95 लाख करोड़ रुपए, 110 लाख करोड़ रुपए, मतलब आर्थिक विकास हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं यह संख्यात्मक वृद्धि है। और फिजिक्स के भाषा में परिमाणात्मक वृद्धि एग्जाम में आ चुका है भाई, यूपीएससी में। आर्थिक समृद्धि के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? आर्थिक समृद्धि के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? पहला पॉइंट है आमदनी का बढ़ना आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। दूसरा, आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। कौन सा सही है? दोनों सही है। आर्थिक समृद्धि मतलब आमदनी में वृद्धि, और आर्थिक समृद्धि मतलब परिमाणात्मक दृष्टिकोण। परिमाणात्मक या संख्यात्मक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केवल संख्या में वृद्धि हो रही है। आ रहा है सबको समझ में? कोई डाउट? स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? मेरी आदत है, मैं इकोनॉमी को बहुत फास्ट पढ़ाता हूं, अभी स्लो पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है सबको? पकड़ पा रहे हो ना मैडम? हाँ लिखाऊंगा ना, लिखाऊंगा पर कैपिटा इनकम। मनीष भाई एक्टिव लड़का है ये,
18 साल का लड़का बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये एनर्जी हमेशा बनाए रखना है भाई, ठीक है। अधिकारी बनने के बाद भी आपको ये एनर्जी बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि अब डिप्टी कलेक्टर बन गए तो चुपचाप बैठ गए, किसी कुछ नहीं कह रहे हो, पैसा आ रहा है तो आने दो, जो गलत काम कर रहा है चमकाओ उसको, हाँ पैसा भी ले लो, ठीक है। तो फिर से सुने, आर्थिक समृद्धि, अर्थ मतलब धन, वृद्धि मतलब बढ़ना, धन या इनकम में वृद्धि होना क्या कहलाता है? किसके इनकम में वृद्धि होगी? जिसे हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। सरकार के इनकम में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय या फिर जीडीपी, ठीक। तो केवल संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसी को और क्या बोलते हैं? परिमाणात्मक। बस इसका परिभाषा यहीं पर खत्म। अगला देखो, आर्थिक विकास। अब आपका पैसा बढ़ा भाई, शिवम है ना, 1 लाख रुपए कमाते थे, 2 लाख कमाओगे, फिर 3 लाख कमाओगे। पहले आप खाओगे पार्ले जी, फिर पतंजलि, गुड डे, ओरियो, लेवल बढ़ेगा ना भाई। पेड़ा, काजू कतली, अंजीर वाली मिठाई, फिर कम से कम 5,000 रुपए किलो वाला मिठाई, वो तो मुझे भी नहीं पता, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इनकम बढ़ेगा तो आपका खान पान रहन सहन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अभी आपके पास 2 जोड़ी शर्ट है, 2 जोड़ी टी शर्ट है, 2 जोड़ी को पूरा हफ्ता पहन रहे हो, अब इनकम बढ़ेगा 2 और नया कपड़ा ले लोगे। कब हो पाएगा ये? जब आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक। तो आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास का आशय है आर्थिक समृद्धि के साथ, ये तो हो गई, इसके साथ साथ संस्थागत परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। दूसरा, गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। आर्थिक समृद्धि के साथ संस्थागत परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंजेस, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि में केवल हम देखते हैं कि पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आर्थिक विकास में क्या देखते हैं? पैसा के बढ़ने के साथ साथ संस्थागत परिवर्तन, मतलब स्कूल, कॉलेज, बैंक, अस्पताल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहे तो हमारे देश का विकास हो रहा है। विकास कैसे हुआ? जब आर्थिक समृद्धि हुई। आर्थिक समृद्धि मतलब पैसा आया, पैसा आएगा तब तो स्कूल, कॉलेज, बैंक खुलेगा ना भाई। पैसा रहेगा तब तो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आएगा ना भाई, समझ में आ रहा है। और शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आ जाना ही क्या कहलाएगा? शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आ गई, आप लोगों को नौकरी मिल गए। शिवम, लक्ष्मी, इधर जितने भी विद्यार्थी, इधर व्यापम वाले जितने भी बैठे हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन गए, पीएससी वाली मैडम बड़ी बैठी है, डीएसपी बन गई, डीएसपी बनाएंगे आपको, ठीक है। तो डीएसपी बन गई, अब पैसा आने लगा। अब इनका क्या परिवर्तन हो जाएगा? गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन मतलब खान पान, रहन सहन, ठीक है। इसी को जीवन स्तर भी बोल देते हैं। पोषण स्तर, जीवन स्तर में खान पान रहन सहन दोनों आता है, आ जाता है, वो भी आ जाता है। तो जीवन स्तर ये तो शामिल है ना भाई आर्थिक विकास में, आर्थिक समृद्धि, ठीक है। पोषण स्तर, शिक्षा स्तर, पोषण स्तर बढ़ जाएगा। अब आपके पास जब पैसा आ गया तो चना और मूंग भिगा भिगा के खाएंगे, अखरोट खाएंगे, काजू किशमिश खाएंगे, समझ में आ रहा है। कब हो पाएगा? जब आपके पास पैसा आएगा। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। जैसे अभी आप लोग 5 रुपए वाला कॉपी खरीदते हैं, 200 पेज की 5 रुपए वाला कॉपी, और उसी में नोट्स बनाते हैं। मैंने कई बार कहा है कि कॉपी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट करो, पैसा खर्चा करो, तो 5 रुपए वाला कॉपी बना देते हैं, ये देखो, ठीक है। तो पैसा ज्यादा रहेगा तब तो अच्छी क्वालिटी वाले कॉपी लोगे भाई। 60 रुपए वाला लोगे, 70 वाला लोगे, 100 वाला लोगे। कब? जब पैसा रहेगा। और पैसा रहना या पैसा बढ़ना ही क्या कहलाता है? और पैसा होने के बाद कॉपी को खरीद लेना क्या कहलाता है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यूपीएससी में आ चुका है, टेस्ट लूंगा मैं यूपीएससी क्वेश्चन को डाल के, ठीक है। याद रखना भाई। चलो लिखना शुरू करो। आर्थिक समृद्धि पहले भाई, आर्थिक समृद्धि हेडिंग दो सब लोग, इसमें लिखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में एक समय अवधि में, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में
एक समय अवधि में व्यक्ति कौमा सरकार की आमदनी में वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाता है। व्यक्ति कौमा सरकार की आमदनी में वृद्धि होना क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि कहलाता है। पूर्ण विराम। नीचे लाइन से डॉट लगा के लिखिए, प्रति व्यक्ति आय, इंग्लिश वाले पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कौमा राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय कौमा राष्ट्रीय आय कौमा जीडीपी, इसको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, जीडीपी, जीडीपी हो गया। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। अगला डॉट लगाओ, यह एक संख्यात्मक या परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। यह एक संख्यात्मक या परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। यह एक संख्यात्मक या परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। परिमाणात्मक दृष्टिकोण है, अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटिटेटिव। सुन ले वो नूनी काजल ऑनलाइन कैंडिडेट, यह एक संख्यात्मक या परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। क्वांटिटेटिव ग्रोथ कौन? अरे काजल में नहीं जाना, ऑनलाइन आते सर अंग्रेजी में बता दे बोलते। ठीक है, हो गया नोट सबका। चलिए अगला नाम लिखिए, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, ठीक, आर्थिक विकास में लिखिए, इसमें लिखेंगे जब लोगों के आमदनी में वृद्धि के साथ साथ जब लोगों के आमदनी में वृद्धि के साथ साथ संस्थागत तथा गुणात्मक परिवर्तन हो, जब लोगों की आमदनी में वृद्धि के साथ साथ संस्थागत तथा गुणात्मक परिवर्तन हो, इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत परिवर्तन मतलब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, गुणात्मक परिवर्तन मतलब क्वालिटेटिव, गुणात्मक को क्वालिटेटिव लिखते हैं और परिमाणात्मक को क्वांटिटेटिव। रिपीट कर रहा हूं, जब लोगों के आमदनी में वृद्धि के साथ साथ संस्थागत तथा गुणात्मक परिवर्तन हो तो इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। तो इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। ठीक, नीचे लाइन से लिखिए संस्थागत परिवर्तन। नीचे लाइन से लिखेंगे संस्थागत परिवर्तन। नीचे लाइन से क्या लिखे? संस्थागत परिवर्तन। ठीक है, इसमें डेस लगा के लिखें, संस्थागत परिवर्तन तक पहुंच गए सब बच्चे, इसमें डेस लगा के लिखें स्कूल, कॉलेज, बैंक, अस्पताल। स्कूल, कॉलेज, बैंक, अस्पताल, उद्योग, कारखाने इत्यादि। स्कूल, कॉलेज, बैंक, अस्पताल, उद्योग, कारखाने इत्यादि। ठीक, अगला नीचे लाइन से गुणात्मक परिवर्तन।
गुणात्मक परिवर्तन। इसमें लिखेंगे गुणात्मक परिवर्तन में लिखे जीवन स्तर, शिक्षा स्तर, जीवन स्तर, शिक्षा स्तर, पोषण स्तर इत्यादि। जीवन स्तर, शिक्षा स्तर, पोषण स्तर इत्यादि। हो गया नोट सबका? कोनो दिक्कत कोयला? ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक शब्द मैंने लिखा था जीडीपी, बोला था कि मैं बताऊंगा, तो मैंने वादा पूरा किया, देखो बता रहा हूं। पूरा नाम लिखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका अलग से चैप्टर है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल कुछ शब्दावलियों को मैं आपको बता देता हूं जो यहां पर काम का है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। नोट सबका बनना चाहिए। 150 पेज की कॉपी लगेगी भाई, 25 क्लास लगेगी। अगर उद्योग खनिज कृषि को पढ़ाना हुआ तो कम से कम 30 क्लास लगेगी। ठीक, अब रुपेश सर आएंगे वापस, तब देखते हैं कि वो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। फिर रायपुर में ज्यादा उनकी क्लास लग जाएगी। अगर पढ़ाएंगे तो लास्ट वाला टॉपिक छोड़ूंगा, नहीं पढ़ाएंगे तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए फिर से सुने, मैं लिखाऊंगा बोलकर ध्यान से सुने। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? 3 पॉइंट याद रखना है। एक वित्तीय वर्ष में, पहला पॉइंट क्या है? दूसरा, देश की सीमा के भीतर, देश की सीमा के भीतर। तीसरा पॉइंट है उत्पादन। अब उत्पादन होना चाहिए अंतिम रूप से, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, उत्पादन किसका होगा? किसी वस्तु का उत्पादन होगा या फिर सेवा का उत्पादन होगा। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा? जीडीपी। सबको एक साथ जोड़ने को क्या बोलते हैं? घरेलू मतलब घर के भीतर, मतलब देश के भीतर। उत्पाद मतलब उत्पादन, किसका उत्पादन? ठीक, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होती है भाई? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अभी कौन सी वित्तीय वर्ष चल रही है भारत में? 2025-26। कौन सी वित्तीय वर्ष चल रही है? 2025-26। इसका मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक भारत की सीमा के भीतर हम जितना भी उत्पादन करेंगे वस्तु और सेवा का, सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या निकल जाएगा? आ रहा है समझ में? यही इसकी परिभाषा है ना, कि एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर अंतिम रूप से उत्पादन होने वाले वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। हाँ, फिर से बता रहा हूं। ठीक है, जैसे हमको उत्पादन कहां पर करना है भाई? उत्पादन कहां पर करना है? देश की सीमा के भीतर। कब करना है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक, कैसा होना चाहिए उत्पादन? अंतिम रूप से होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस पेन का प्रोडक्शन हुआ, ऐसे लाखों पेन का प्रोडक्शन हुआ जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। ऐसे ही लाखों बोर्ड, लाखों कोचिंग संस्थानों ने मंगवा लिया जिसकी कीमत कितनी है? 500 करोड़। लाखों कार बन गए जिसकी कीमत कितनी है? 1000 करोड़। ठीक, तो भारत की सीमा के भीतर जितनी भी कमाई होगी, उत्पादन होगी, ये कोचिंग संस्थान से जितनी भी पैसे मिलेंगे उसको हम सेवा में शामिल करते हैं। अस्पताल से जो भी कमाई होता है, ठीक है, आपने लिखा है ना भाई, क्या क्या लिखा है याद करो? परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार, तृतीय क्षेत्र में लिखे हो कि नहीं लिखे हो? पढ़ के आओगे तो लिंक होगा भाई। ठीक है, तो इन सब सेवाओं की जितनी भी कीमत है उसको क्या कर दो? यहां लिख दो ऐसा 1 लाख करोड़ रुपए। सबको जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा?
ठीक, याद रखना है कौन से वैल्यू को शामिल करना है। जैसे समोसा की कीमत, आपने समोसा जब खरीदा तो कितने का लिया, एक समोसा 10 रुपए का, तो इस 10 रुपए को हम जीडीपी में शामिल करेंगे। समोसा में यूज होने वाले मैदा को शामिल नहीं करेंगे कि मैदा 2 रुपया लगे हैं जोड़ दे, नहीं। समोसा में आलू डले हैं, आलू 1 रुपया डले हैं, 1 रुपया जोड़, नहीं डालना है। नमक मिर्ची मसाला गैस के पैसा नहीं जोड़ना है, मतलब मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को नहीं जोड़ना है, सीधा अंतिम वस्तु की कीमत को जोड़ना है, अंतिम कीमत को जोड़ना है। ठीक, कार को मान लो हमने खरीदा 10 लाख रुपए में, तो इस 10 लाख को आप जीडीपी में जोड़ोगे। कार में लगे हुए टायर की कीमत 5,000 रुपए करके नहीं जोड़ोगे, कार में लगे हुए एसी की कीमत को अलग से 10,000 रुपए नहीं जोड़ोगे, कार में लगे हुए ग्लास की कीमत को अलग से नहीं जोड़ोगे, कार को कितने में खरीदा उसी को जोड़ोगे, किसमें, जीडीपी में। आ गया समझ में? हाँ भाई, सबको जोड़ेंगे, सब कंप्लीट, टैक्स सहित। ठीक, टैक्स जब उसमें नहीं रहता तो उसका नाम होता है जीवीए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम उस चैप्टर में पहुंचे ही नहीं है। अब जीडीपी जो टर्म है, जो शब्द है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे इकोनॉमी में, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, तो जीडीपी मतलब क्या समझ में आया? उतना भी याद नहीं है तो सीधा याद रखेंगे, जीडीपी मतलब क्या, उत्पादन। उत्पादन किसका? वस्तु और सेवा का। कहां पर? देश की सीमा के भीतर। ठीक, अब आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि जीडीपी बढ़ रहा है, तो जीडीपी बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है? उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार पर क्या असर पड़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार, रोजगार बढ़ेगा तो हमारा जीवन स्तर, खान पान, रहन सहन, और जीवन स्तर, खान पान, रहन सहन का बढ़ना ही क्या कहलाता है? आर्थिक विकास या देश का विकास। सबको समझ में आ रहा है? जीडीपी मतलब उत्पादन। किसका उत्पादन? क्लियर है? कहां पर? देश की सीमा के भीतर। कब? एक वित्तीय वर्ष में। ठीक, अभी कौन सी वित्तीय वर्ष चल रही है? 2025-26। 2025-26 में मान लो 100 रुपए का उत्पादन हुआ, फिर 2026-27 में 106 रुपए का उत्पादन हुआ, तो जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 6%। ऐसे लिखा रहता है न्यूज़पेपर में, या आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि भारत की जीडीपी 7% बढ़ी या 7% बढ़ने की संभावना है। मतलब पिछले साल जितना उत्पादन हुआ था उसमें 7% या 6% की वृद्धि होना। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हमारे देश में आ गया था कोरोना। कौन सा ना? कोरोना। ठीक, तो कोरोना आ गया तो सब लोग घर के अंदर धंधा गए यार। शिवम भाई दुकान खोली रही, बंद कर कुरा के अंदर घुस गए। हम वन कोचिंग मतलब सब ला बंद कर कुरा कहां चल दें, घर के भीतर में घुस गए। तो उत्पादन पर क्या असर पड़ गया? उत्पादन पर क्या असर पड़ा? उत्पादन में कमी आई। तो उत्पादन में धीरे धीरे कमी आती है। जैसे जीडीपी 7% है, 6 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं स्लो डाउन। क्या बोलते हैं? स्लोली स्लोली डाउन होना। क्या कहलाता है? स्लो डाउन। क्या हो गया भाई यमन? कौन सा गाना? देखा, पर टेंशन में लगा था, तू हंस ना। फिर से वही गाना, हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियां थोड़ी से ये पल। हंसना है भाई, हंसने का जब भी मौका मिले हंसना है। बीपी शुगर सब नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शरीर स्वस्थ हो जाएगा गाना गाएंगे तो। कैसे नोनी? टेंशन मत ले, टेंशन लेने वाले सीरियस लोग सब अस्पताल में रहते हैं। हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, जिंदगी में जो भी दुख दर्द मिले उस पर झंडू बाम लगाते रहना है, हंसते रहना है। वापस आओ। तो स्लो डाउन सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, इसके बाद होता है मंदी। मंदी आप सुनते होंगे, अमेरिका में मंदी के चलते 15,000 लोगों को नौकरी से निकाला, न्यूज़पेपर में आए दिन आते रहता है। इसको बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये जो जीडीपी वृद्धि दर है ये निगेटिव हो जाती है। क्या हो जाएगी? ऐसा 2 तिमाही तक होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मंदी। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर
लगातार 2 तिमाही नकारात्मक होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? मंदी। जीडीपी का जो रिपोर्ट होता है वो हर 3-3 महीने में आता है। जैसे अप्रैल में वित्तीय वर्ष चालू, अप्रैल मई जून, तो जून में पहला रिपोर्ट आएगा, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में आएगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। तो पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, समझ में आ रहा है? तीसरा तिमाही, चौथा तिमाही, ये 4 रिपोर्ट, उसके बाद 1 साल वाला रिपोर्ट एक बार फिर से आता है। तो जीडीपी का कितना डेटा आपको याद करना पड़ेगा? 5, 3-3 महीना वाला 4 और 1 साल वाला 1। तो लगातार 2 तिमाही जीडीपी वृद्धि दर हो गई नकारात्मक, तो इसे हम क्या कहते हैं? मंदी। उसके बाद नकारात्मक होते होते इतनी ज्यादा नीचे चली गई, -29%, -50% कि वापस आ पाना मुश्किल होता है, तो इसका नाम है डिप्रेशन, अवसाद। ठीक है, इकोनॉमी में अवसाद का मतलब है जीडीपी वृद्धि दर का बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाना, और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अवसाद या डिप्रेशन का मतलब है उस स्थिति में चली जाना जहां से वापस आ पाना बड़ी मुश्किल हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो हमारा शिवम भाई डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में क्यों गया? क्योंकि अगली से बात नहीं हो रही है, अगली ने उसे ब्लॉक कर दिया है, तो डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद इसका लक्षण कैसे पता चलेगा? शिवम गाड़ी चला रहा है तो चला ही रहा है, पता नहीं चलेगा कि वो कहां जा रहा है, नहा रहा है तो नहा ही रहा है, ऐसा पता ही नहीं चलेगा वो कि क्या कर रहा है, खाना खा रहा है खा ही रहा है ना, चावल ऐसा उठाया चावल गिर रहा है, चावल ऐसा उठाया गिर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा है। तो इसका नाम क्या है? लेकिन इकोनॉमी में डिप्रेशन का मतलब है जीडीपी वृद्धि दर का बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाना, कि वापस आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कोरोना काल में हो गया था, कोरोना काल में जीडीपी वृद्धि दर -29, -25% गया था। उसी का नाम क्या है कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है? इकोनॉमी में क्या चल रहा है? डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन नहीं चल रहा है, अभी सब ठीक ठाक है, अभी 6-7% जीडीपी वृद्धि चल रही है भारत देश में। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, चलो बोलो भाई, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपका लेवल बहुत अच्छा है। हाँ भाई, अभी पढ़े नहीं है उसको, महंगाई को बोलते हैं इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अभी लिखाने के साथ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, फिर चैप्टर नंबर 2 मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, हेडिंग दिवाऊंगा और क्लास से जाऊंगा। कैसे भाई? लोकेश राहुल हंसा कर, आथिया सेट्टी रिप्लाई करे ना करे, आथिया सेट्टी को जाने दो तीजा, एंजॉय करो आप। राहुल नाम है ना, केल राहुल। चलो लिखो भाई, हेडिंग दो जीडीपी। हाँ भाई, नेशनल इनकम में आता है यार, आगे आएगा वो। ठीक है, उसको जीएनपी बोलते हैं, जीएनपी आगे सब आएगा, है ना। चलो लिखो, जीडीपी में केवल हम क्या शामिल करते हैं? जो भारत की सीमा के भीतर उत्पादन हो रहा है। ये उत्पादन भारतीय भी कर सकता है, ये उत्पादन विदेशी भी कर सकता है। भारत देश में चाइना की कंपनी लगी हुई है, भारत देश में अमेरिका की कंपनी लगी है, लेकिन उत्पादन तो भारत की सीमा के भीतर हो रहा है ना। तो उत्पादन चाहे भारतीय व्यक्ति करे या विदेशी करे, सब पैसा को हम किस में शामिल करेंगे? क्योंकि इसकी परिभाषा है भारत की सीमा के भीतर होने वाले उत्पादन का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? आगे भाई समझ में? गोलू कहां है? गोलू, हाँ आगे ना, हाँ चल नोट कर, अब लिखेंगे जीडीपी हेडिंग दे, इसमें लिखेंगे एक वित्तीय वर्ष में गोलूत नाम है क्या यार? गोलूत बता रहे इसका भाई? वाह, तो ही मन तो बता रहे यार, गोलू नाम है इसका करके। चलो ठीक है, लिखो एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर अंतिम रूप से उत्पादन होने वाली अंतिम रूप से उत्पादन होने वाली अंतिम रूप से उत्पादन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है।
अंतिम रूप से उत्पादन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। मौद्रिक मूल्य मतलब मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी, मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के भीतर अंतिम रूप से उत्पादन होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी हो गया। नीचे लाइन से एक शब्द लिखेंगे, अवमंदन। अवमंदन, अवमंदन, स्लो डाउन। अवमंदन में लिखें स्लो डाउन। इसमें लिखें जीडीपी वृद्धि दर का धीरे धीरे कम होना। जीडीपी वृद्धि दर का धीरे धीरे कम होना क्या कहलाता है? सही जवाब। इसके लिए मिलते हैं आपको पूरे 11 रुपए। जीडीपी वृद्धि दर का धीरे धीरे कम होना, जीडीपी, हाँ यार मेरा कम हो गया ना। जीडीपी वृद्धि दर का धीरे धीरे कम होना क्या कहलाता है? अवमंदन कहलाता है। बस परिभाषा लिख लू। अब तुम गुरुजी बनू तो इसने समझाओ तो इसने लिख के रखे रहा होता हूं, मन तो गुरुजी बने पर जात हो ना। 7 6 5 4 नीचे एरो लगा दो, नीचे एरो लगा दो। अब यह मन गुरुजी बने पर जात है तब पढ़ाए पर कुछ तो होना चाहिए ना। तब पढ़ाऊ कैसे? इसने पढ़ाऊ जिसने मैं पढ़ाता हूं तो समझ में ही स्टूडेंट अच्छा से। ठीक है, अभी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है कि टीचर क्लास में पढ़ाता है और कुछ विद्यार्थियों को पहले से उस टॉपिक का ज्ञान होता है तो पहले से हुदरते रहता है। टीचर ने टॉपिक लिखा तो स्टूडेंट ने पहले पहले बोलना चालू किया, तो ये बहुत ही खराब व्यवहार माना जाता है। ऐसा नहीं करना है किसी भी क्लास में, किसी भी टीचर के क्लास में। समझ में आ रहा है ना? ठीक, कोई टीचर पढ़ा रहा है किसी टॉपिक को, जैसे मान लो मैं वित्त आयोग पढ़ा रहा हूं, आपने पहले से कोचिंग कर ली है, पहले से पढ़ लिया है, तो पहले से नहीं बोलते रहना है सर बोलने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो आप बोल दोगे 280। ऐसा नहीं बोलना। अरे सर को पढ़ाने दो, बाकी लोगों ने तो नहीं पढ़ा है, किसी एक ने पढ़ा है, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है ना। तो इसको बोला जाता है असभ्यता और परेशान करने वाला व्यवहार। कभी भी नहीं करना है। और आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग को तो करना ही नहीं है, क्योंकि सेम चीज क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। आप पढ़ाएंगे फिर कोई स्टूडेंट करेगा, वैसा नहीं होने देना है। समझ में आ रहा है ना? कि नहीं आते? हाँ, इस क्लास से नहीं है, दूसरे क्लास से है। हाँ, दूसरे क्लास में है ना, समस्या आई थी तो बताना मेरा फर्ज है। शिक्षक का कर्तव्य केवल सिलेबस को पूरा करना नहीं होता है भाई। समझ में आ रहा है राहुल? कुछ कुछ ज्ञान देना होता है, जैसे मैं बताता हूं आपको स्थित प्रज्ञ के बारे में। ठीक है, चलो अगला लिखो, मंदी, रिसेशन, मंदी, रिसेशन। ठीक, इसमें लिखेंगे जीडीपी वृद्धि दर का लगातार 2 तिमाही नकारात्मक होना। जीडीपी वृद्धि दर का लगातार 2 तिमाही, जीडीपी वृद्धि दर का लगातार 2 तिमाही नकारात्मक होना मंदी कहलाता है। नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है। जीडीपी वृद्धि दर का लगातार 2 तिमाही नकारात्मक होना मंदी कहलाता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो -3%, -2%, या -1, -2, माइनस, मतलब सिंगल डिजिट में रहे तब मंदी है, डबल डिजिट में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? अवसाद हो जाएगा। ठीक है, -1%, -2%, ऐसा लिख लिए रहो। आगे भाई समझ में लोकेश? अगला हेडिंग देंगे अवसाद, डिप्रेशन। अवसाद, डिप्रेशन। ठीक, इसमें लिखेंगे जीडीपी वृद्धि दर
जीडीपी वृद्धि दर घटते हुए इतनी नीचे चली जाए, जीडीपी वृद्धि दर घटते हुए इतनी नीचे चली जाए कि वापस पटरी पर ला पाना मुश्किल हो जाए, कि वापस पटरी पर ला पाना मुश्किल हो जाए, कि वापस पटरी पर ला पाना मुश्किल हो जाए। क्या कहलाता है? अवसाद कहलाता है। बस, तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, 5 मिनट क्विक रिवीजन करेंगे। नए पेज से आप हेडिंग दें चैप्टर नंबर 2, मुद्रा, मुद्रा स्फीति, करेंसी इन्फ्लेशन। काली पढ़बो, ठीक है, रोज के रोज रिवीजन करना है। काबर संविधान ले थोड़ा सा कठिन है भाई ये, ठीक, एमे दिमाग लगाए के अब्बड़ जरूरत है। आगे वो निनी क्या नाम है, प्रीति, निनी बोल पड़ रहे हैं। चल निनीच नाम है तो समझ ले, निनी नोनी। कहाँ भागा था भाई? तो पहली बार देखा था, आज तो पहला दिन है। मुला जानता? अच्छा चलो ठीक, कॉलेज जाओ, कॉलेज में बढ़िया एंजॉय करो, मस्त। ठीक है, तो हेडिंग दे दिया सबने। क्विक रिवीजन चैप्टर 1। मेरे साथ साथ आपको बोलना है, मेरे साथ साथ चलना है। मोर संग चलो ना, मोर संग चलो रे, गिरे परे हफ्ते मन, सब आ जाओ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब होता है धन, और शास्त्र मतलब होता है किताब या अध्ययन। तो धन संबंधी क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। यही धन संबंधी क्रियाएं जहां पर संपन्न की जाती है वह उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्षेत्र का संबंध अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था का संबंध क्षेत्र से है, जबकि अर्थशास्त्र का संबंध अध्ययन से है। धन का अध्ययन और धन संबंधी क्रियाएं जिस क्षेत्र में संपन्न। आइकोनोमिया से बना है, आइकोस और नोमोस से बना है घरेलू प्रबंध। घर का प्रबंधन करना। घर का प्रबंधन कैसे करोगे? जब पैसा आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का, अभी जोरे जंगारे में ध्यान मत दो, जोरे जंगारे में ध्यान मत दो। नाश्ता आ गया था यार, लेकिन लेट हो रहा है करके मैं क्लास में आ गया। 5 मिनट रुक के भी आ सकता था, कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, बोल देते क्या? ठीक है, तो आप लोगों को भी 2 मिनट रुकना है। हाँ चलो वापस आ जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं? अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि यानी कि छोटी आर्थिक इकाई का अध्ययन। समष्टि मतलब याद नहीं है तो मन देख के बोला जाओ। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। एग्जाम में यदि आएगा अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं तो 3 ही आंसर लेना है। भले ही मैंने चतुर्थम पंचम लिखाया है, लेकिन आंसर आपको कितना लगाना है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, परिभाषा मेंस में काम ही, और ये क्षेत्र मन है, उप क्षेत्र मन है वनडे एग्जाम में या प्री में काम ही। तो कहा का लिखे भाई? प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा, द्वितीय क्षेत्र में निर्मित और तृतीय क्षेत्र में सेवा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और संबंधित क्रिया, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, खनन तथा 4 पॉइंट लिखो। द्वितीय क्षेत्र में का लिखो भाई? 3 पॉइंट, विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा, गैस। अगला एम 7 नाम बताओ तृतीय क्षेत्र में। ठीक, व्यापार, जलपान गृह, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपदा, सार्वजनिक प्रशासन, विदेशी क्षेत्र और अन्य सेवाएं। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा चतुर्थक क्षेत्र, जिसमें क्या शामिल करते हैं? बौद्धिक गतिविधि। पंचम क्षेत्र में क्या शामिल करते हैं? उच्च स्तर पर निर्णय लेने वाले संस्थान। ठीक,
अर्थव्यवस्था के प्रकारों को तो पहले ही रिवीजन करा दिया। अगला, आर्थिक समृद्धि, यानी कि अर्थव्यवस्था में किसी समय अवधि में आमदनी में वृद्धि। किसकी आमदनी बढ़ेगी? किसी व्यक्ति की या फिर, और आमदनी में वृद्धि होना ही कौन सी वृद्धि है? संख्यात्मक, इसी को बोलते हैं परिमाणात्मक। ठीक, आर्थिक विकास कब होगा? जब होगा आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ संस्थागत परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक, फिर मैंने पढ़ाया जीडीपी। जीडीपी, इधर भाई साहब क्या होता है? कैसे गुमसुम बैठे रहते हैं यार, मजा नहीं आ रहा है जीवन में? जीवन में दुख ही दुख है सर, और दुख का कारण मोह माया है सर। तो मोबाइल न बंद कर दे, बातचीत करना छोड़ दे अगला से अगली से। यही थारे दुख के कारण, मोह माया। कैसे छुटकारा मिली भाई? अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ी। काला अपनाना पड़ी। बोलो शंकर भगवान ने की। वापस आ जाओ। ठीक है, तो जीडीपी में होता है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन। किसका उत्पादन? वस्तु और सेवा। और उत्पादन में याद रखना है भैया, अंतिम ही जोड़ना है। समझ में आ रहा है? अगर बीच वाले जोड़ू तो रिपीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, पेन के कीमत 100 रुपया घलो लिख दे, और एमे इंक यूज हो है तो 5 रुपया जोड़ दे, प्लास्टिक यूज हो है उहिल 5 रुपया जोड़ दे, महंगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, केवल अंतिम प्रोडक्ट के वैल्यू को जोड़ना है, फाइनल प्रोडक्ट की कीमत को जोड़ना है। ठीक, अगर जीडीपी वृद्धि दर में धीरे धीरे कमी आ रही है तो वो है स्लो डाउन, स्लो डाउन। घटते घटते निगेटिव हो गई और 2 तिमाही तक नकारात्मक हो गई, सिंगल डिजिट में रही तो ये मंदी है, और घटते घटते डबल डिजिट में हो गई तो ये क्या है? ठीक है, और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जैसा हमारा शिवम भाई कहां चला गया था? डिप्रेशन में चला गया था। क्यों डिप्रेशन में गया था? क्योंकि अगली से बातचीत बंद हो गई थी, अगली ने कर दिया था ब्लॉक। अमन अशोक समझ में आ गया? लियो तो संगवारी हो। हाँ, अरे वो तो मैं एग्जाम्पल दिया हूं यार, एग्जाम्पल है वो। ठीक है, -2 कर ले, फिर -3 कर ले। ठीक है, तो आज भरत का काफी है। जय जवान, जय छत्तीसगढ़, जय संगवारी।